ब्रॉडकास्टर से यह खबर आनी शुरू हुई कि नजरुल्लाह मारा गया। बुज़दिल छोड़ छोड़ के भागने लगे, लेकिन शेर ने दहाड़ने से नहीं चूका और दहाड़ते दहाड़ते ईरान को भी समझा दिया। और यही बात यूनाइटेड नेशन में जयशंकर जी ने उठाई और एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन को कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ऑब्सोलीट होता जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट जो 1945-46 में वर्ल्ड वॉर के बाद बना, क्या वो इंस्टीट्यूट 2024 की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है? तो यहाँ पे जो घर ये लोग तैयार करते हैं, ये स्टिल्ट पार्किंग में तैयार करते हैं और चारों तरफ से सिंगल ईंट की दीवार से उसको ढक देते हैं और एक ओपनिंग छोड़ देते हैं। तो साथियों, जो भी इजराइल और हिजबुल्लाह जंग को फॉलो कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बड़ा विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में हम इजराइल की जो खबरें हैं वो तो आप लोगों तक पहुंच रही होंगी, लेकिन यूनाइटेड नेशन कैसी गिरी हुई और जलील हरकतें कर रहा है, आज के वीडियो में ज्यादा उस पर चर्चा होगा। थोड़ा बहुत इजराइल को साथ लेकर चलेंगे, लेबनान नहीं हिजबुल्लाह को साथ लेकर चलेंगे, हिजबुल्लाह की जलालत को साथ लेकर चलेंगे और उससे ज्यादा यूनाइटेड नेशन के जलालत को साथ लेकर चलेंगे। और यह वीडियो यूनाइटेड नेशन पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी आप मान सकते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जो भी लोग इजराइल हिजबुल्लाह की ये लड़ाई फॉलो कर रहे हैं, उनको इतना तो पता होगा कि किस तरह से चुन चुन के इनके जनरल्स को ठोका जा रहा है। उन्हें यह भी पता होगा कि 2 दिन पहले जो हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांड चीफ था, उसे प्रिसाइज बॉम्बिंग में इजराइल ने मार गिराया। पब्लिक बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में अपना बेस बनाकर छुपा बैठा था। जो लोग इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, कल बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई थी सारे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के प्लेटफॉर्म पे, जिनको मैं रात में देखता रहता हूं, कि इजराइल ने सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अगेन जो पब्लिक बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में बना हुआ था, उस पर एक्यूरेट और प्रिसाइज बॉम्बिंग करी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जो सुनते हैं बेरूत तक जिसका धमाका सुनाई दिया है। ब्रॉडकास्टर से यह खबर आनी शुरू हुई कि नजरुल्लाह मारा गया। मैंने कहा चलो अब बेगुनाह कब मारे जाएंगे, लेकिन 2 घंटे बाद यह खबर आई कि नहीं, वो इस बिल में नहीं छुपा हुआ था, किसी दूसरे बिल में छुपा हुआ था। इधर बॉम्बिंग कर रहा है आईएएफ का मतलब यहां पर है इजराइल एयरफोर्स, और उधर यूनाइटेड नेशन में बॉम्बिंग कर दी जाके नेतन्याहू। जैसे यहां पर हमास और हिजबुल्लाह के साथ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल का सामना करने से डरते हैं। यही नजारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखने को मिला। इतने सालों से यूनाइटेड नेशन को जो मैं फॉलो कर रहा हूं, ये नजारा पहली बार देखने को मिला कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू जब अपना पक्ष रखने आया तो बुज़दिल छोड़ छोड़ के भागने लगे, लेकिन शेर ने दहाड़ने से नहीं चूका और दहाड़ते दहाड़ते ईरान को भी समझा दिया कि इंटरफियर मत करना, तुम्हारा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां तक आईडीएफ और आईएएफ इजरायली एयरफोर्स पहुंच नहीं सकती है। और इसके साथ साथ आईडीएफ ने जो अपने कुछ एविडेंसेस ग्राफिक्स के जरिए दिखाए हैं, किस तरह से सदन, भाई हमास में तो गाजा में तो मान लिया जगह कम थी, पर वहां भी इस तरह जंग नहीं होनी चाहिए थी। अटैक करने के बाद हमास को इजराइल से कहना चाहिए था 2 दिन के लिए रुक जाओ, हम पूरा सदन इजराइल खाली करके नॉर्दर्न इजराइल में आ रहे हैं, नॉर्दर्न गाजा में आ रहे हैं, और हम अपनी पब्लिक को सदर्न गाजा में भेज रहे हैं, और जो जंग होगी हमारी तुम्हारी आमने सामने होगी। लेकिन बुज़दिलों को बुरखों के पीछे और चूहों को नीचे छुपना था, इसलिए वहां पर 40 से 50 हजार बेगुनाह मारे गए। यही हरकत अब हिजबुल्लाह कर रहा है। सदन में लड़ने के लिए, आर्मी बंकर्स बनाने के लिए, आर्मी डिपोज बनाने के लिए, अपने कमांड स्टेशंस बनाने के लिए बहुत जगह है, लेकिन सदन बेरूत में पब्लिक के नीचे बेसमेंट में छुप छुप के अपने बंकर्स बना रहा है। वहीं पर अटैक किया इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म करने के लिए, जहां इनका हेडक्वार्टर था। ग्राफिक्स के जरिए आईडीएफ ने, मैं ढूंढ के लाया हूं, समझाया है किस तरह सदर्न इजराइल में एक स्टिल्ट पार्किंग समझते हैं आप। एक तो होती है नॉर्मल पार्किंग, स्टिल्ट पार्किंग होती है जो आप लोगों ने बिल्डिंग्स में देखी होगी, जहां पे पिलर्स पे जो घर होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर से शुरू होते हैं और नीचे का जो एरिया होता है उसको स्टिल्ट पार्किंग कहा जाता है।
तो यहाँ पे जो घर ये लोग तैयार करते हैं ये स्ट्रीट पार्किंग में तैयार करते हैं और चारों तरफ से सिंगल ईंट की दीवार से उसको ढक देते हैं और एक ओपनिंग छोड़ देते हैं मिसाइल बैटरी के अंदर जाने और बाहर आके अटैक करके फिर वापस अंदर घुसने के लिए। और डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आईडीएफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया किस तरह से बिल्डिंग्स में जब रॉकेट अटैक इजराइल कर रहा है तो वहां पे सेकेंडरी फायर हो रहा है। सेकेंडरी फायर का मतलब होता है मेरे साथियों, जब आपने अपना अटैक किया, आपका ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट वहां पर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पर 2 या 4 सेकंड बाद उस बिल्डिंग के अंदर से भी रॉकेट छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक गवाही है कि इजराइल जो कर रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है कि सिविलियंस की डेथ ना हो, और अटैक शुरू करने से पहले फिर से इजराइल ने पैम्फलेट्स फेंककर, लीफलेट्स फेंककर वहां की सदर्न इजराइल की जनता से यह गुजारिश की कि तुम ये इलाका छोड़ के चले जाओ, यहां पर बॉम्बिंग होने जा रही है। आमतौर पे अपनी सेना अपने लोगों से यह कहती है, चाहे बॉर्डर पर, कि तुम ये इलाका छोड़ के चले जाओ, अब यहां पर जंग होने वाली है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन केस होगा पूरी दुनिया में जहां दुश्मन आपकी जनता को आगाह करता है कि इलाका छोड़कर चले जाओ क्योंकि यहां पर बॉम्बिंग होने वाली है। उधर यूनाइटेड नेशन में गाजा के लेबनान के लिए कैसे आंसू बहाए जा रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के दोहरे मापदंड पर, यूनाइटेड नेशन की जलालत पर। सुनिए। Hell is breaking loose in Lebanon. Hell is breaking loose in Lebanon. Hell is breaking loose in Lebanon. I share the Secretary General's deep alarm at the reports of a large number of communication devices exploding across Lebanon as well as in Syria. I'm appalled by the breadth and impact of the attacks on 17 and 18 September in Lebanon on civilians. वाह भाई वाह, खेल समझे नहीं समझे? जितने भी मातम कर रहे हैं लेबनान लेबनान बोल रहे हैं, यहां पर हिजबुल्लाह कोई नहीं बोल रहा। मातम हो रहा है हिजबुल्लाह के लिए, लेकिन भ्रमित करने के लिए बोला लेबनान जा रहा है। आई पकड़ में। ये वो यूनाइटेड नेशन है जिसके रेजोल्यूशन का सम्मान करने के लिए, जबकि इजराइल की आर्मी इसके लिए तैयार नहीं थी, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था। ईयर 2000 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एडू ब्राक ने जो लेबनान, सदर्न लेबनान में एक बफर जोन बना रखा था, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का सम्मान करने के लिए वो वहां से ईयर 2000 में विड्रॉ करता है, ये सोचकर कि अब हमारी जो टेंशन चल रही है वहां पे हिजबुल्लाह के साथ वो खत्म हो जाएगी। ये वो यूनाइटेड नेशन है जिसके रेजोल्यूशन का, सीजफायर का सम्मान करने के लिए ईयर 2000 में जितना भी एरिया इजराइल ने घेरा था सदर्न लेबनान का, उसको सम्मान करने के लिए ये यहां से विड्रॉ करता है। यूनाइटेड नेशन में आपको बता चुका हूं, आदेश करता है कि इजराइल पूरी तरह से सदर्न लेबनान से विड्रॉ करेगा और हिजबुल्लाह को यूनाइटेड नेशन फोर्सेस जाके डिसआर्म करेंगी। इजराइल विड्रॉ कर जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह डिसआर्म होने के बजाय अपने हथियार 5 गुना कर लेता है, अपने लड़ाके 15,000 से 50,000 कर लेता है, अपने मिसाइल बैटरीज 25,000 से 1 लाख, 1.25 लाख कर लेता है, और ये यूनाइटेड नेशन बैठ के देखता रहता है। ये वो यूनाइटेड नेशन है कि खामखा जब 11 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को घटना होती है, खामखा 11 अक्टूबर को नॉर्दर्न इजराइल पे हिजबुल्लाह वहां के बेगुनाह लोगों पे बॉम्बिंग करनी शुरू कर देता है, तब जाकर इस यूनाइटेड नेशन के कान पर जो बोला जाता है जूं नहीं रेंगती। आज से 2 महीना पहले हिजबुल्लाह उनके खेलते हुए 12 बच्चों को फील्ड में बॉम्बिंग करके मार देता है, तो उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। और उसके बाद जब इजराइल पलटवार करता है, तब इसके पेट में और उसके पिछवाड़े में दर्द होना शुरू होता है। और पेजर से याद आया साथियों, बहुत ही अंदर की सटीक जानकारी लेके आया हूं, ईमान से बताइएगा किसी प्लेटफॉर्म पर मिली या नहीं मिली। भाई साहब, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं उसके लिए एक नई मुसीबत आ गई है। 2 केस हो गए हैं, ड्राइविंग सीट नीचे से दब गई, पीछे से पिछवाड़ा फट गया। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सीट पर बैठ के जब प्रेशर होता है, जब आप बैठते हैं तो वो उसको ट्रिगर होता है और वहां पर वो आदमी जो ड्राइवर है उसका पिछवाड़ा उसका काम लग जाता है। और 2 हिजबुल्लाह के बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव्स
एक अननोन स्नाइपर अटैक में मारे गए हैं। प्रिसाइज गोली चली है और माथे पर गोली लगी है और सिर्फ सामने के शीशे पे इतना बड़ा छेद हुआ है। तो ये जो भी करता है इजराइल प्रिसिशन से करता है। तुम जलालत पे करने आ जाओ कि किसी के बुरखे के पीछे छुप जाओ तो इजराइल भी मजबूर हो जाता है। तो वापस आते हैं यूनाइटेड नेशन के दोहरे मापदंड पर। सवाल उठता है, क्या यूनाइटेड नेशन जैसी कोई एक प्राचीन वस्तु होती है, रिडंडेंट वस्तु होती है, क्या इस तरह से रिडंडेंट हो चुका है? एक इंस्टीट्यूट जो 1945-46 में वर्ल्ड वॉर के बाद बना, क्या वो इंस्टीट्यूट 2024 की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या इस चीज को एड्रेस कर सकता है? आप लोगों को लगता है या कर रहा है? आप लोगों को लगता है? हकीकत यह है, अगर आप यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखेंगे तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिसी पैरालिसिस। और धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन बिल्कुल रिडंडेंट होता जा रहा है। और यही बात यूनाइटेड नेशन में जयशंकर जी ने उठाई और एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन को कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ऑब्सोलीट होता जा रहा है, रिडंडेंट होता जा रहा है, और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। अपनी बात को रखते हुए जयशंकर जी ने बिल्कुल सटीक बात कही कि जब इंसेप्शन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, इंसेप्शन हुआ था, उससे लेकर अब तक लगभग 4 गुना इसके मेंबर्स बढ़ गए हैं। मल्टीपोलर सोसाइटी बन गई है, इंटरकनेक्टेड सोसाइटी बन गई है, ज्यादा एग्रेसिव सोसाइटी बन गई है। उन लोगों के पास वेपन्स पहुंच गए हैं जहां पर 1945, 46, 47 के दौर में सिर्फ रेगुलर आर्मी ही आर्म्ड हुआ करती थी। उसके अलावा दुनिया में कितने नॉन स्टेट एक्टर्स खड़े हो गए हैं और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स को अदर रेगुलर नेशन जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज को यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में एड्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। और आज भी इतने साल बाद भी यूनाइटेड नेशन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसी प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे की चीजों को वीटो कर देते हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी लाने के लिए अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं और यूनाइटेड नेशन के इंटरेस्ट को पीछे रखते हैं। और इसी के चलते धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन रिडंडेंट होता जाता है। लेकिन मैं कहता हूं तुम रिडंडेंट हो, तुम्हारी बोली बात कोई ना सुने, लेकिन तुम इतने बेशरम और जलील तो ना हो कि जब 12 बच्चे मारे जाएं तो तुम कुछ ना बोलो। जब 60,000 इजरायली अपने घरों से बेगुनाह नॉर्दर्न इजराइल के मार मार के बॉम्बिंग करके भगाए जाएं तुम कुछ ना बोलो। जब दुनिया भर में टेरर अटैक हो तो तुम कुछ ना बोलो। जब हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, आप लोगों को याद होगा, जो इनके यूनाइटेड नेशन के एंटोनी हैं, इन्होंने 7 अक्टूबर के अटैक के बाद बोला था हमें हर अटैक के पीछे की कहानी समझनी चाहिए। तो अगर कहानी समझनी है तो यही वो यूनाइटेड नेशन था जिसने लाके यहूदियों को यहां पर बसाया था। और क्या यूनाइटेड नेशन को पता नहीं था कि अगर कहानी समझनी है और पीछे जाते रहोगे तो एक जमाने में जेरूसलम पूरा यहूदियों का था और यहां पर बाहर से लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया था, चाहे यूरोप से लोग आ रहे हों और चाहे नीचे अरेबिया से लोग जा रहे हों। तो सूरत हाल ये है। मैं अभी भी कहता हूं इजराइल ग्राउंड अटैक नहीं करेगा। प्रिसाइज बॉम्बिंग कर जो घरों के पीछे और बुरखों के नीचे छुपे हुए इनके लड़ाके हैं उनको बामुश्किल ठोक ठोक के मार रहा है। लेकिन इस बीच ये चाहते हैं कि इनके बेगुनाह लोग मारे जाएं ताकि रीले बने, ताकि इंटरनेशनल मीडिया में और ब्रॉडकास्टर्स में एक नैरेटिव सेट हो और ताकि इजराइल पर दबाव डाला जाए। लेकिन रिजवान अहमद वो आदमी है जिसने 7 अक्टूबर की शाम को बोल दिया था इजराइल की ये सर्वाइवल की लड़ाई है, उसकी जीत और हार की बात नहीं, उसके वजूद की लड़ाई है। इजराइल रुकेगा नहीं। और आज भी उठा के देख लो, चाहे जितना कर लो वो रुक नहीं रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।